गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। आज लगता है मुझे थोड़ी सी जल्दी थी। ये हो जाता है कभी कभी, आपको जल्दी होती है ना। आप वैसे ही जल्दबाज हैं बहुत। अभी भी हूँ। अभी भी हैं, अब ज्यादा हो गए हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं, अब हैं ही ऐसे। इनबिल्ट है, इनबिल्ट है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ओके फाइन। अब हो जाता है किसी किसी के साथ, मेरे अच्छा, साथ है। बात अब क्या बताएं हो वैसे, सकता है? ये आज आपके हेयर स्टाइल को क्या हुआ है? जस्ट वांट टू नो के मतलब क्या हुआ है? इतने चेंज की कोई कोई वजह? चेंज अच्छा नहीं, वैसे का आप वैसे ही आप है। बताएं, वैसे का आपको क्या वैसे ही इनका है। हेयर स्टाइल आज सिर्फ चेंज लग रहा शैम्पू है नहीं चेंज लग है। रहा? हाँ हाँ, सिर्फ शैम्पू चेंज है, बाल तो वैसे के हेयर वैसे। स्टाइल भी चेंज है काफी। अरे नहीं, यहीं से मांग निकलती है और इसी तरह से ब्लो ड्राई होता है। ओके लेकिन चलें, आपके बाल जो हैं वो पहले से ज्यादा लग रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, आज तो सुबह सुबह लोगों आपने के इंस्टा जा पे रहे एक पोस्ट भी ओ लगाई हुई थी अपने बालों गॉड, को लेकर। सीरियसली। इतनी क्यों परेशानी है सुबह सुबह? मैं सुबह नहीं लगाई थी, मैंने वैसे वो रात को लगाई अच्छा, हुई मैंने थी। सुबह देखी आपने थी। सुबह देखी होगी, बट मैंने लिटरली लगाई थी बिकॉज वाकई आई डोंट नो ये मौसम ऐसा है कुछ, लेकिन खैर मुझे तो एज कुछ भी होती है, काफी महीनों से अब ये मसला चल कुछ रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते और ये हैं। मसला कुछ यूं है कि मैं आपकी बातों को बहुत इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत महीनों से मेरे साथ मतलब ये हो रहा है, कुछ 7-8 महीने हो गए तकरीबन, जिसमें मेरे बाल इतने इतने गिरते हैं और लिटरली लाइव शो में जब मैं ऐसे करूँ तो बाल अभी नहीं आया, लेकिन अच्छा, इतने से गिरने नॉर्मल होता है? नो नो नो, इंसानों के इतने गिरते हैं? मैं भी इंसान ही हूँ, एक तरह लेकिन से इंसानों की कोशिश करनी चाहिए कि जितने अपने बाल बचा सके आप जरूर बताएं। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक, आपने हमें बताना है कि आप अपने बालों के लिए क्या करते हैं जब आपके बाल गिरते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली मौसम की तो एक बात होती है, दूसरा लोग ये बात कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ जो है अपने टेस्ट जो होते हैं वो करवा लेने चाहिए। इट्स फाइन, वो टेस्ट सारे जिनके नॉर्मल आ जाए, फिर भी वो लोग क्या करेंगे, उनके बाल गिर रहे हैं। देसी टोटके होते हैं। कल जब मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई और मैंने लोगों से सजेशंस मांगी कि मुझे देसी टोटके बताएं, बिकॉज बाकी जब कोई मेडिकल इशू नहीं है तो मैं क्या ट्रीट करवाऊँ। सो देसी टोटकों में मुझे इतने सारे टोटके लोगों ने भेजे एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि लोग अभी भी फॉलो करते हैं इस तरह के टोटके। एट द सेम टाइम लोगों को इनसे फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि जो लोग भी शेयर कर रहे थे वो बता रहे थे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए हैं। तो आपने बताना है कि आप देसी टोटके कौन से इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है। कुछ ने बताया कि जो प्याज होता है उसको गर्म करके उसका ऑयल निकाल के वो लगाना चाहिए, और उसके अंदर डिफरेंट मसाले होते हैं घर के, वो ऐड करके। तो मुझे बीच में लगा सालन में हाँ, मतलब प्याज और मसालों से तो मुझे डेली यही समझ सालन आया। जो बनता है वो अपने बालों पे लगा दे, लेकिन नहीं, लोगों ने बताया। और जब इतने सारे लोग एक बात बता रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट रेसिपी सेम ही थी, अच्छा, उसमें प्याज लाजमी इंग्रेडिएंट होता है सेम ना? थे, प्याज लाजमी होता है, और वो 19-20 का फर्क था शुएब रेसिपी उस इंग्रेडिएंट्स में, उस पूरी रेसिपी में। तो उसका मतलब बहुत सारे लोगों को इससे फायदा होता है। अच्छा, प्याज को लेके तो आई थिंक बहुत से लोगों की राय ये है कि इट वर्क्स, और मैंने खुद चूंकि यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन मैंने प्याज को पकाया नहीं था। मैंने तो सफ़ेद प्याज का पानी निकाल के बस वो लगाया था। आई थिंक उसमें नेचुरल इरिटेंट होता है, वो आप इरिटेंट्स जो होते हैं दैट्स वो अच्छे होते हैं आपके आपके स्कैल्प के लिए और बाल की या तो ग्रोथ। मैं ग्रोथ पे तो खैर बात नहीं करता। हाँ, बाल गिरना रुक जाते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो द रियल थिंग इज कि आपके बालों की जो का जो गिरना है ना या टूटना है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर आप अच्छा खाएं, आप प्रोटीन इंटेक अच्छी करें तो चीज़ें वैसी बेहतर होती हैं। बट आपने बड़ा अच्छा कहा कि इनिशियली टेस्ट बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं। तो अगर वो आपकी कमी नहीं है तो फिर आपके बाल नहीं गिरते या कम गिरते हैं। कुछ गिरना तो नॉर्मल होता है, बाल गिर रहे होते हैं और आ रहे होते हैं। बहरहाल ये वाकई एक इशू है, और आहिस्ता आहिस्ता इशू इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि अब जिससे पूछो वो यही कहता है कि मेरे बाल गिर जब रहे मैंने हैं। पोस्ट लगाई तो मुझे बाकी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि वो भी यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस मौसम की मुनासबत से, अगर देखा जाए, और वो भी चाहते हैं कि कोई ऐसा टोटका बताएं। तो मेरी बहनों, मैं अभी अपना ट्राई करूंगी पहले कि वो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर, आप लोग ज़रूर हमसे शेयर करें। एट द सेम टाइम शुएब, ये चीज़ें बाज़ औक़ात कितनी आपको डिप्रेस करती हैं। आप जितना मर्जी चाहें कि अच्छा फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी दिखें, यू शुड बी कंफर्टेबल, इट्स फाइन, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। बट एट द सेम टाइम जब अल्लाह ने आपको एक नेमत अता की हुई है, तो उसमें I know you would laugh. नहीं, मैं एक और चीज सोच रहा हूँ ज़बीन। नहीं, आप मेरी उर्दू को नहीं, उर्दू का कतन नहीं, आपने not ये at all, मेरी not उर्दू at का all, मजाक उड़ाया। not at all। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, when you cross 30, so ये जो एंग्जाइटी और होती है ना थोड़ी सी चीज़ों को लेकर, बालों को लेकर थोड़ी सी नॉर्मल होती है, एंड यू क्रॉस 37 तो भी ठीक हो जाती है। 30 मतलब आपके लिए अब ठीक हो मेरे गई है, ठीक और हो गई है। मेरे लिए इट्स समथिंग न्यू, तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू वर्क ऑन इट। हाँ, तो इट्स ओके। एनी हाउ, मैं ये बात करी थी कि जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की होती हैं, हमें उनकी कदर भी करनी चाहिए और उनका ख्याल भी रखना चाहिए। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि क्या है, स्किन है,
ठीक है, यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, और बस ठीक है यही आपकी स्किन है, फिर आप सनब्लॉक भी ना लगाएं, फिर आप अगर आपको एक्नी है तो आप एक्नी ट्रीटमेंट भी ना लें, आपको मिलाजमा है आप उसका भी ट्रीटमेंट ना लें, बिकॉज ये जिन चीज़ों की बात करें ये बीमारियों में काउंट होती हैं। एक्नी बेसिकली बैक्टीरिया, और ये एक्चुअली बीमारी है जिसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एट द सेम टाइम सनब्लॉक आपको लगानी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। इन शॉर्ट अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर इतनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझे हुए होते हैं ना, वाह, कि मैंने आप जिंदगी की उलझनों में उलझे हुए जिंदगी की होते हैं। उलझनों में उलझे हुए होते, नजर लगाई ना। नहीं, मैंने नहीं लगाई नजर। तो उसमें माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मेरी उर्दू, तो उसमें ये होता है कि आप बात भूल गई ना, आप कंप्लीट देखो उलझ गई ना। अब मैं भूल ऐसे गई हो हूँ। जाते हैं जब आप इतनी उलझनों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आपको समझ नहीं आती कि सुलझाने कैसे हैं। हाँ। तो मेरा ख्याल है इस किस्से को यहीं रोक देते हैं। बिल्कुल। ये हमारी गपशप तो बिल्कुल खत्म नहीं होने वाली नहीं है, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रेक से जब वापस बात आएंगे, ये थी वैसे कि आप, हाँ मुझे याद आ गया, कंप्लीट Please. करोगे तो ब्रेक पे जाएंगे। बात ये थी कि आप जिंदगी की उलझनों में इतना उलझ जाते हैं कि आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं, और आपको लगता है कि सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ख्याल खुद रखें। मैं खवातीन से स्पेशली मुखातिब हूँ कि अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब फिर बाल भी थोड़े रह जाते हैं और फिर अच्छा भी नहीं लग रहे होते, तो एक पॉइंट ये आता है कि चीज़ें आपको हिट करना शुरू कर देती हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं फील करे जो आपको फील करना चाहिए, या पहले तो मैं ऐसी थी और अब क्यों नहीं हूँ, क्योंकि ये सब ये process- पहले से क्या मतलब शादी से पहले, शादी के बाद की बात करी थी आप? नहीं, अच्छा, जब ऐसे बात कर रही थी। अच्छा, मैं अच्छा, एज अच्छा। फैक्टर से की बात कर रही हूँ। ओके। यार आप तो घर में आग लगाने वाली माई है कसम से। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हम ख्याल रख रहे हैं अच्छा खासा। अब आपके, अब मैं क्या बैतुल्ला भाई से मैं तो फिर पूछूंगा क्या चक्कर है, क्यों आप इतने इतना नाज़रीन, शिकवा हम कर रही ब्रेक हैं? की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत सारे मेहमान होंगे, बहुत जबरदस्त मौजूआत होंगे। स्टे विद अस, ये राइजिंग अब तो ब्रेक लेनी थी ना। Zong My5 बंडल सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, लेट्स गेट डिजिटल। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम हर हफ्ता और इतवार सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। दीवार के पार क्या है, नकाब के पार क्या है, इस बहस में मत उलझो। सिर्फ ये जान लो कि समझ की तह तक पहुंचने के लिए सोच की सीढ़ी दरकार होती है। एक जरा सोचने दो। कहीं भी रोशनी देखो, उसे आगही मत समझो। 4 लफ्ज पढ़ लो तो खुद को अरस्तू और नीचे मत समझो। मफहूम की वुसअत में दलील को भटकने दो। अपनी बेयकीनी को एक जरा सोचने दो। पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। कुछ कहना चाहती हैं आप? किस बारे में? किसी भी बारे में भी? मैं नहीं कहना अच्छा। मैं ब्रेक में डांट क्यों रही थी आप मुझे? मैं नहीं कहना चाहती, मैं कुछ भी, मैं आपको बिल्कुल नहीं डांट रही, मैं टॉपिक में बात ही नहीं करना चाहती। ऐसे डांटते भाई हमको? हाँ। अच्छा, ये नहीं डांट नहीं रही थी मुझे, बस कभी कभी ऐसे हो भी जाता है, हम वैसे सभी को तंग करते होते हैं। Anyways, कभी ये जो दिन में 3-4 दफा ना, ये जो लोग देख रहे हैं इन्हें समझ आ गई होगी कि ये कभी कभी तो कभी नहीं होता। अभी और तभी और जभी, अभी तभी और जभी हमेशा ही होता है, हमेशा लगा देना। अभी तभी जभी यानी कभी। एनी हाउ, माफ किया आपको। ओए होए आगे बढ़ते हैं। हमारे बुजुर्ग हैं जी, आप माफ कर रहे हैं। आज तो प्रोग्राम से पहले आपने बड़ी दुआएं भी कराई हैं। अच्छा, वीकेंड को लेके आपको क्या इतनी एंजाइटी होती है कि वीकेंड में कोई काम ना करना पड़े? कुछ ना हो? भी हैव नो आइडिया। मुझे ये 2 दिन इतने मेरे लिए जरूरी होते हैं ना, मेरे दिमाग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मुझे नहीं पता, शायद मैं वीकेंड पे बोर हो जाऊंगी, बेशक मेरे पास कुछ करने को नहीं होगा, और उस टाइम पे शायद मैं क्रेव करी होंगी कि अच्छा मुझे कोई काम मिल जाए और मुझे अर्ज होगी कि मैं काम करूं। बट लिटरली अगर मुझे ये पता होना कि मुझे वीकेंड पे कहीं जाना है, कुछ करना, तो मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। बहुत नेचुरल है ये, और मुझे ऐसे लगता है शायद मेरा सारा वीकेंड, मतलब मेरी छुट्टियां बर्बाद होगी। अच्छा, मेरा ऑपोजिट है ना, मुझे सिर्फ एक हल्की सी कोई कहीं से भिनक भी पड़ जाए ना कि 2-3 दिन मुझे मिलने वाले हैं किसी हवाले से, तो मेरे यहाँ पे चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, वो पहाड़, वो जगह, वहाँ जाना है आजकल के मुझे। जो मामलात है वहाँ अभी पे तो नहीं जा रहा आपको ना, ऑफ कोर्स। हाँ, जरूरत नहीं भी होती। एनीहाउ, Absolutely. जरा आज के गेस्ट की तरफ हम आते हैं। आज का हाँ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है शोएब। Absolutely. हम ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और ऑब्वियसली जब टैलेंट की बात की जाए तो हम कहते हैं प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया के होते हुए हमें ऐसे टैलेंटेड लोग नजर आते हैं आपके, हम खुद सरप्राइज हो जाते हैं कि अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो इन लोगों को का किस तरह से पता चल सक रहा होता, और कैसे हम इनको एक्नॉलेज कर हाँ, पा वो रहे टैलेंट कैसे सामने आता? एग्जैक्टली। तो आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो कि सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, डिफरेंट एब्सोल्युटली सोशल इश्यूज पे भी बात कर रहे होते हैं। न्यूज़ को बाइट साइज कर देते हैं। सादी बात अगर हम यूँ रखें ना आपके सामने कि डेली बेसिस पे बहुत सी खबरें आ रही होती हैं, हादसात भी उसमें होते हैं, सिचुएशंस भी ऐसी होती हैं, तो उसको, उस खबर को या उस वाक़े को बिल्कुल एक छोटा सा नहीं, जो आपको कंजम्पशन के लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम देखते हैं रील्स का दौर है और हमें छोटी छोटी वीडियोस ही चाहिए होती है ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना सही लेकिन एक मैक्सिमम उसका जो पार्ट है वो हम तक पहुंच जाए और हम इसे कंज्यूम कर लें वेरी इजीली। तो ही इज़ डूइंग दैट। वलीद मलिक माशाल्लाह टिकटॉक पे तो 2.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे भी छाए हुए हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, उनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू शोएब भाई फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। आपका शुक्रिया आने के लिए। 5 साल का सफर है सोशल मीडिया का। जी 5 कैसे आगाज हुआ इसका? इसका आगाज आप बोलें कि हादसातन तौर पर हुआ क्योंकि माय फादर वांटेड मी कि मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाऊं, और मैंने देखा कि यार सबसे आसान डिग्री कौन सी है, तो समवन टोल्ड मी कि आप मीडिया की डिग्री कर लो, इसमें बस स्किल्स होती हैं, आपको पढ़ना नहीं पड़ता। तो डिग्री शुरू की, फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से मुझे डिग्री रोकनी पड़ी अपनी। फिर कोरोना पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू की, क्योंकि उस वक्त आपको पता है जिस तरह की कंडीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही थी, तो कोरोना पे वीडियोस बनाई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो बस वहां से सफर शुरू हुआ। और आज डिग्री तो हो गई थी ना? जी डिग्री हो गई। मैं यही मेक श्योर करवाना चाहती कि पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है। पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, लेकिन आधी डिग्री घर पे हुई, आधी यूनिवर्सिटी में। तो जरा ये बताएं, ये जो बात है कि मीडिया की डिग्री कर लो, मास कम्युनिकेशन आपने किया होगा? जी मैंने BS TV ब्रॉडकास्टिंग। ओके, अच्छा, वो फिर डिफरेंट, बिकॉज आप अगर मास कॉम कर रहे होते तो वो आप वाली बात थोड़ी गलत, बिकॉज थ्योरी भी अच्छी खासी होती है हमारे यहाँ क्योंकि प्रैक्टिकल करवाया नहीं जा रहा होता, क्योंकि ये फील्ड्स हैं ही बेसिकली प्रैक्टिकल, बट यही वाली बात होती है उसके अंदर कि इतनी थ्योरी होती है कि पढ़ना पड़ता है। जी थी, लेकिन इतनी ज्यादा बाकी आसान था। बाकी आसान था। ओके, आसान डिग्री करनी है तो भाई वलीद ने बता दिया टीवी ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप भी अपना करियर आपको पता है कि किस तरफ बनाना है, वो भी बिकॉज टीवी की जब बात होती है तो अनरियलिस्टिक गोल्स लोग बहुत सेट कर लेते हैं, तो वो नहीं करने किसी ने। एब्सोल्युटली। सो कोविड के बाद फिर आपने ये कब सोचा कि अच्छा मुझे अब जो भी न्यूज़ आ रही है, नॉट जस्ट कोविड अदरवाइज भी, हम देखते हैं कि हर इशू पे आप बड़ा क्विकली आपकी एक वीडियो आ जाती है, सो ये फिर आपने कैसे प्लान किया कि मुझे अब हर रोज इतनी वीडियोस, क्या फ्रीक्वेंसी सेट की थी? एक लड़की थी, 5 साल उसकी उम्र थी, उसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई, जिसके बाद मुझे पता चला, मैंने सोचा कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो इट वाज माय सेकंड और थर्ड वीडियो एंड आई गॉट 35 मिलियन व्यूज़ ऑन दैट वीडियो ऑन इंस्टाग्राम। जब वो वीडियो वायरल गई तो मुझे समझ आ गई कि भाई तेरी यही फील्ड है, यू हैव टू गो ऑन दिस। फिर मैंने उधर से शुरू किया, और बस रोज़ जब भी, पहले मैं जस्टिस के लिए वीडियोस बनाता था, जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता था, किसी को इंसाफ चाहिए होता था, तो मैं सोशल मीडिया पे उसकी आवाज़ बनता था। ऐसे करते करते फिर लोगों ने सजेशंस दी कि आप
प्रॉपर न्यूज़ में आओ, मूवीज़ को भी लाओ, ट्रेंड्स जो भी चल रहा है माशरे में उसको कवर करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको करते 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 अब तो एक आदत बन गई है। अब दिन में अगर 7-8 वीडियोस ना बने तो यकीन मानिए, यकीन नहीं आओ, सुकून नहीं आता। दिन में करते- 7-8 7-8 वीडियोस, दैट्स अ लॉट, videos। क्योंकि एक को प्लान करते करते बहुत टाइम लोगों को लग जी, जाता लेकिन है। मैं एक खबर पढ़ लेता हूँ और उसके बाद दिमाग में स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है और उसी टाइम हाँ, बड़ा हमें नजर भी आ रहा होता है कि बड़ा आपका जो स्टाइल है ना एक्सटेम्पोर, आप बस मुझे लगता है कि आपने एक दफा पढ़ लिए या 2 दफा पढ़ ली होगी, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको लेकर अपने चलते हिसाब हैं। से अपने हिसाब उसे आप बोलते ही इतना तेज है कि आपने बाद में से कोई फास्ट फॉरवर्ड किया होता है? नहीं, मैं बोलता ही तेज हूँ, मैं बोलता ही तेज। मुझे लोग मिलते हैं, उनका यही शिकवा भी होता है और प्यार भी इसी वजह से करते हैं कि आप मतलब बहुत तेज बहुत बोलते हैं। तेज बोलते तेज है, लेकिन हाँ, इस तेज के साथ ये क्लैरिटी होती है। Clarity, लेकिन ये होता है कुछ लोग तेज बोलते हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन आपकी माशाल्लाह वो क्लैरिटी भी है कि वो तेजी के साथ क्लैरिटी कहीं भी नहीं जा रही एंड आई होगी। थिंक आपकी स्ट्रेंथ भी है, बिकॉज आजकल जो दौर है, लोग अगर कोई तमहीद बांधे पहले फिर बात करने की कोशिश करें, लोग स्क्रॉल Scroll कर देते हैं, वो कहते हैं आप अब वहीं रोक किस लेते लिए हैं हाँ, मैं विद योर स्टाइल। या शुरू का जो हुक होता है बस फिर वो मैं लोगों को आगे नहीं जाने देता चलें, उसी जगह। ये बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा वलीद, स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली एकदम तो इतना रिस्पांस नहीं भी मिला होगा ना, नहीं, बिल्कुल। तो क्या डिस्करेज होते थे? क्योंकि अक्सर लोग डिस्करेज हो जाते हैं कि अच्छा व्यूज नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, तो मैं किस लिए इतनी मेहनत करूं। आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट जरूर हो जाते हैं। क्या आप पे भी ये वाला टाइम आया और जी, फिर एकदम से? मेरे साथ मेरा टीम में बिलाल, हम करते ही है कि जब हमारे व्यूज नहीं आते हैं तो थोड़े डिसअपॉइंट होते हैं, लेकिन मैं इसको हमेशा यही कहता हूँ और अपनी पूरी टीम को यही कहता हूँ कि हमारा काम है वीडियो बनाना और उसको अपलोड करना। ठीक है। व्यूज आना हमारे हाथ में नहीं है, तो हमने अपना काम नहीं छोड़ना। अगर हम दिन की 7 से 8 वीडियोस बना रहे हैं तो हमने बनाते रहना है, इंशाल्लाह व्यूज आएंगे। और ऐसा ही होता है कि अगर 1-2 वीडियोस पे व्यूज नहीं भी आते हैं तो उसके बाद हम एक दिन में 10-10 मिलियन व्यू, 20-20 मिलियन व्यू भी ले लेते हैं टिकटॉक पे। ओके, अच्छा 7 वीडियोस की कैसे सिलेक्ट करते हैं? मुझे इस इशू पे बात करनी है। आप जो सोर्स ऑफ न्यूज़ होता है वो क्या रखते हैं? सोशल मीडिया ही है सोशल मीडिया ही है सोर्स ऑफ न्यूज़, सोशल मीडिया ही है, ट्विटर है और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमें पता चलता रहता है कि आज क्या ट्रेंडिंग है। हम 8 वीडियोस में से 2 वीडियोस स्पोर्ट्स की बना लेते हैं, ठीक है। 2 वीडियोस कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो उसकी बना लेते हैं, 2 वीडियोस टेक्नोलॉजी पे बना लेते Okay. हैं और सो ऑन जो भी ये ट्रेंड्स कोई चल रहे हैं। स्पेसिफिक नीश आपने नहीं रखी नहीं, इसमें नहीं, भी कि मुझे एंटरटेनमेंट पे ही बनानी है या मुझे सोशल इशू पे ही बनानी है? नहीं, नहीं, नहीं। यू पिक एवरी न्यूज़। Every news, तो एक every चैनल है जो कि आपके इंस्टाग्राम हाँ, पे है एक चैनल है जो आपके सामने बैठा है। आपको एक चैनल जिसमें बाइट साइज इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच भी रही होती है। 7 से 8 वीडियोस, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? यानी आपके ख्याल में 7 से 8 वीडियोस के लिए कितने घंटे देने पड़ते हैं आपको? पहले तो आप यकीन माने कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में 8 वीडियोस खुद बनाता था, खुद एडिट करता था, खुद उसको पोस्ट करता था। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ज़्यादा लोग देखते हैं तो थोड़ा काम को प्रोफेशनली करना पड़ता है, तो अब मेरी टीम है, मैं वीडियो बनाता हूँ, उनको देता हूँ, वो एडिट करते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो पे काम करता हूँ। जितनी देर में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ वो उसको एडिट कर लेते हैं। इस तरह हम मिलजुल के चलाते और रहते टीम हैं में काम। कितने लोग हैं? टीम में मेरे पास 4 लोग हैं। ओके। 4 लोग हैं, एक एडिटिंग करता है, एक सोशल मीडिया सब कुछ मैनेज करता है और एक मदद करता है मेरी, मुझे Okay. स्क्रिप्ट देने में कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। ठीक है। ओके, और आप उस स्क्रिप्ट को डिलीवर करते हैं। तो आई Deliver थिंक ये करते हैं। अच्छी चीज़ है कि हर एक की स्ट्रेंथ देखते हुए आपने ये नहीं कहा कि सब कुछ मैं खुद ही करूंगा। नहीं, 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 नहीं। इट्स गुड कि आपने हेल्प ली एंड देन उसके लिहाज से आप टीम वर्क भी हालांकि सब कुछ खुद कर भी सकते थे, कर भी रहे थे, लेकिन हाँ ये कि अब वो उसका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है ना। हाँ वही ना, जब आपको ज्यादा ऑडियंस को केटर करना है तो उस Yes. लिहाज से आपको ज्यादा लोगों को ऐड भी करना है ना, बहुत जरूरी है। अच्छा वलीद, कोई एक ऐसी वीडियो जो आपके अपने दिल के बहुत करीब हो कि इस इशू पे मैंने बात की और लोगों को ये चीज हिट की और लोगों ने इससे बड़ा सीखा, वो कौन सी है? जो वही इंसाफ वाली वीडियोस जब मैं बनाता था, जब मैं लोगों की आवाज़ बनता था, उस वक्त मैंने जिस तरह पहले आपको बताया कि एक 5 साल बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती हुई थी, और यकीन मानिए कि उस वक्त इंसाफ हासिल करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, अब तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड हो तो वो हर जगह पे लग जाती है। उस टाइम मुझे नहीं लगता कि कोई सोशल मीडिया पे किसी की आवाज़ बनता था या इस तरह इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाती थी। जब मैंने उस 5 साल बच्ची के लिए आवाज़ उठाई, 35 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो विद इन डेज वो बंदा भी पकड़ा गया और जस्टिस सर्व हो गया। तो वहाँ से वो चीज़ मुझे पसंद भी बहुत आई और वही चीज़ मेरी मोटिवेशन भी बनी कि इसको हम इंसाफ देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों की आवाज़ भी बन सकते हैं, और फिर इसी तरह मेरा सफ़र शुरू हुआ। एंड दैट्स व्हाट रिस्पांसिबल कंटेंट क्रिएशन इज, कि आपको पता होता है कि आपकी जिम्मेदारी भी है कि ठीक है आप कंटेंट क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक इशू पे आपने बात की, दैट टू वेरी रिस्पांसिबिलिटी, तो ये बड़ा अच्छा होता है। इसमें ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए जब आपका सोर्स ही सोशल मीडिया है, उसमें बहुत दफ़ा हमने ये भी देखा है कि कुछ खबरें सही नहीं होती हैं, फेक न्यूज़ होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, और वहीं पे हम देखते हैं जब एक दफ़ा ये गलत इन्फॉर्मेशन किसी प्लेटफॉर्म पे चली गई, सो वहाँ से तमाम प्लेटफॉर्म्स उस खबर को या उस इन्फॉर्मेशन को पिक करते हैं और वो फिर
जंगल की आग की तरह फैल जाती है, और जब आप कहते रहें कि अच्छा ये खबर ऐसे नहीं थी, लोग वो नहीं सुनते, लोग उस गलत खबर को ही फिर हमेशा अपने अंदर रखते हैं कि दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। सो आप इसको कैसे मेक श्योर करते हैं कि जो आपके प्लेटफॉर्म से चीज़ जा रही है वो ऑथेंटिक हो? जी, अभी रिसेंटली आपने भी ये खबर देखी होगी कि जेसिका को ओरा मछली ने खा जी, लिया। बिल्कुल, वो बहुत AI ज्यादा वीडियो थी। वो बहुत ज्यादा वायरल हुई। असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस फेक न्यूज को और आसान बना दिया। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाएं और उसको पोस्ट कर दें और उसके पीछे अपना वॉइस ओवर कर दें कि जी ऐसे 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 हुआ था। हर बंदा आपकी बात पे यकीन कर लेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी इंशाल्लाह हुकूमत कोशिश करी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगा, लेकिन लोगों को अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतनी समझ नहीं है। ठीक है, आजकल के जमाने में फेक न्यूज डिलीवर करना इज मोर इजियर देन कि आप रियल आई थिंक तो हमेशा से ये रहा है ना, झूठ हमेशा से आसान है। झूठ में हमेशा से आसान है, तो आजकल के दौर में और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि आपके पास प्रूफ भी आ गया अपने झूठ का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपने वीडियो भी बना ली तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। अब वो जेसिका वाली वीडियो में देख रहा था, तकरीबन 10 से 15 करोड़ लोगों के पास वो वीडियो गई। ठीक है, आप फेसबुक पे देख लें, आप यूट्यूब पे, इंस्टा, एवरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फुल विद दैट वीडियो। लेकिन अब वो असल में क्या था, वो तो 2010 में एक खातून के साथ ये वाकया पेश आया था। बताया ये गया कि जो जेसिका लड़की थी उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन असल में जिस लड़की के साथ ये वाकया पेश आया था उसकी उम्र 40 साल थी, और बिल्कुल ऑपोजिट वाकया था। लेकिन इसको ऐसे बताया गया, तो हम अपनी जो खबर होती है उसको कंफर्म करते हैं ऑथेंटिक पाकिस्तान के न्यूज़ इदारों से ही। जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज़ मैगजीन्स हैं, हमें जब भी किसी खबर का पता चलता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहले उस खबर को उधर से वेरीफाई करें। अगर तो पाकिस्तान के किसी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल ने या न्यूज़पेपर ने या न्यूज़ मैगजीन ने उसको कवर किया है, तब हम उसको लेके चलते हैं। क्योंकि वी आर ऑन सोशल मीडिया, अगर हम ऐसे ही किसी खबर को चला देंगे तो आप वाली बात होगी है कि वो इधर से इधर, इधर से इधर, और आगे फिर वो करोड़ों लोगों के सामने जाएगी और फिर हम उसके जिम्मेदार होंगे। इसलिए हम उस बहुत ध्यान से कभी ऐसा हुआ कि वीडियो अपलोड करने के बाद, व्यूज हासिल करने के बाद मालूम हुआ कि इसमें इंफॉर्मेशन गलत यूज हो गई है और डिलीट की हो, या बताया हो कि अच्छा दिस वाज समथिंग जो कि गलत हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ है, बिल्कुल ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। इवन कि अब जिस तरह मैंने बोला कि पाकिस्तान के ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़ पेपर्स जो हैं वो भी कभी गलत न्यूज़ प्रिंट कर देते हैं। जब वायरल चल रही होती है एक चीज़ तो वो भी उसको कवर कर लेते हैं बीच में। अब हम उनको देखते हैं और हम समझते हैं कि यार ये तो ऑथेंटिक है, ये तो इतने बड़े न्यूज़ चैनल ने कवर कर दिया। हम उसको बाद में हम देखते हैं अगले दिन के वो खुद बोल रहे होते हैं कि नहीं जी ये न्यूज़ फेक थी। तो फिर हमें भी वीडियो बनानी पड़ती है और नाजरीन से माफ़ी मांगनी पड़ती है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन नाजरीन भी समझ जाते हैं कि ठीक है चीज़ ही ऐसी थी, गलती हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारी लेते हैं और उसके बाद आप माफ़ी मांगे, वरना बड़े बड़े सहाफ़ी बहुत सारे दावे कर जाते हैं और फिर उसके बाद जाहिर है सब समझ गए होंगे। वीडियो बनाई है उस पे भी वैसे जी, जो सबीन ने हवाला दी वीडियो उस पे भी बनाई है वैसे? नहीं, हम सहाफत में जो भी लोग हैं वो अपने भाइयों की तरह ही हैं, अब उनके क्या खिलाफ वीडियो बना के करें। सही है, समझ आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा वलीद, क्या आगे गोल सेट किया है, क्या करना है? गोल वैसे तो जिंदगी में बहुत ज्यादा गोल्स थे, लेकिन जब से इस फील्ड में आया हूं तो आई एम लविंग इट। तो इंशाल्लाह इसी को एक्सपेंड करते जाएंगे और मे बी बिकॉज आपको रिकग्निशन मिलती है, ये भी अच्छी बात है। बिकॉज आप किसी भी फील्ड में होते हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट उसमें आपको ये होता है कि अच्छा लोग देख रहे हैं, रिकग्निशन मिल रही है, आपको पसंद कर रहे हैं लोग, तो आपको मोटिवेशन भी ज्यादा होती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, मोटिवेशन मिलती है, लोग प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। अब मुझे लोग बोलते हैं गरीबों का न्यूज़, लाइक इट्स माय निकनेम ऑन टिकटॉक, इफ यू राइट गरीबों का न्यूज़ तो मैं आपके सामने आ जाऊंगा। मेरा सारा कमेंट सेक्शन फिल होता है गरीबों का न्यूज़। मैं बाहर किसी से मिलता हूं तो जब वो किसी दूसरे को कोई बताता है कि यार ये तो वो गरीबों का न्यूज़ नहीं है, और मुझे इस चीज़ से खुशी होती है कि चलो गरीबों का कोई तो है। लेकिन ये क्यों स्टार्ट कैसे हुआ गरीबों का न्यूज़? आपने लिखा खुद से या लोगों ने कह दिया? असल में आपको पता होगा कि टिकटॉक पाकिस्तान की थोड़ी मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो जनरेशन से जो लोग हैं वो यूज करते हैं। बाकी जो हाई क्लास लोग हैं वो ज्यादा इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं या यूट्यूब की तरफ जाते हैं। तो जब मैंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू की तो ज्यादातर वो लोग जो पंजाब के देहाती इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध के देहाती इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, बलूचिस्तान के, उन्होंने मेरी वीडियोस को देखना शुरू किया और दे फेल्ट कि वो गरीब हैं, तो उन्होंने बोला कि ये हमारी न्यूज़ है, तो उन्होंने मुझे खुद प्यार से नाम दे दिया गरीबों का न्यूज़, एंड आई लव इट, आई लव इट। और आपने उसको ऑन कर लिया? मैंने ऑन कर लिया। देखिए रिलेटेबल कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब जो आप बात करें, आप इंस्टाग्राम पे भी बात करें वलीद, वहां पर भी मैंने देखा है कि गाँव देहात में बैठी एक लड़की, कोई भी लड़का, वो बस अपना फोन उठाता है, कैमरा, उसके बाद वो सिर्फ अपनी डेली रूटीन कवर कर रहे होते हैं, डेली व्लॉग्स होते हैं कि वहाँ का एक
मंजर दिखा रहे होते हैं तो लोग बड़ा, वो लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं जो कि शायद रिलेट ना भी कर सकते हो, बट वो क्रेव कर रहे होते हैं वो लाइफ ना, कि हम शायद वहाँ पर जाते हैं, ग्रीनरी है, पहाड़ है, वो लेक इन्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल है जितना आप रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं उतना लोग पसंद भी उतना लोग पसंद करते हैं। दैट्स वेरी ट्रू। मैं अक्सर देखता हूँ ना घर जाके अपने अब्बू को, तो वो अपने गाँव की कोई ना कोई वीडियो लगाई होती है। मैं कहता हूँ इस गांव पर कितनी वीडियोस होंगी जो आपने भी देखी हैं। कहते हैं बेटा रोज एक नई वीडियो आ जाती है, और मैं हैरान होता कि मतलब डेली कंटेंट आ रहा होता है। इट्स वेरी ट्रू कि पाकिस्तान में हर छोटे से छोटे इलाके में भी इतना काम हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी वीडियोस आ रही हैं कि जो भी वहाँ से ताल्लुक रखता हो या ना भी रखता हो तब भी आप समहाउ देख रहे होते और हैं। टूरिज्म भी तो हमारा प्रमोट हो रहा है। देखिए जिन इलाकों का हमें नहीं पता होता, हम वहाँ नहीं जा पा रहे होते, उनका पूरा एक मंजर हमारे सामने आ रहा होता है एक वीडियो के जरिए डेली बेसिस हाँ, खुद ना जा पा रहे तो हम आप वीडियो के थ्रू पहुंच जाते हैं। फैन मोमेंट्स कितने ज्यादा होते हैं आपके साथ? असल में मेरी वीडियोस जब लोग देखते हैं तो उनका जो ध्यान होता है वो खबर की तरफ होता है, मेरी शक्ल की तरफ नहीं होता। तो अगर मुझे कोई पहचान भी लेता है तो वो पहले कंफर्म करता है कि आप वही हैं जो खबरों की वीडियोस बनाते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं वही हूँ। फिर फैन मूवमेंट शुरू होता है। पहले वो कंफ्यूज ही होते हैं कि क्या ये वो है या नहीं है, और इसी कश्मकश में कभी मैं उनके सामने से गुजर जाता हूँ। कैमरे में वाकई बड़े डिफरेंट लग रहे होते हैं। जी जी वो वाकई जब इन पर्सन आपको देखे तो कहते हैं अच्छा वो थे, और या मैंने यार देखा था कहीं पे, देखा था बिकॉज़ जरा वो वीडियोस में रील्स में तो नजर आ रहे होते हैं, बट आप समहाउ उस तरह से। अच्छा वैसे वलीद आपको कभी अगर कोई फनी वीडियो करने को मिल जाए तो आप कर सकेंगे वो, या बस बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी और इस तरह की सीरियस? पर्सनालिटी मेरी इतनी सीरियस नहीं है, आई एम अ फनी गाय लाइक एवरीवन, लेकिन फनी वीडियो करना क्योंकि मेरे लिए पहली दफा होगा थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके ऑलराइट, लेकिन करना चाहें तो कर लेंगे। करना चाहिए। योर मैसेज टू योर व्यूअर्स, स्पेशली वो लोग जो कि आना चाहते हैं जी अभी हमें सोशल मीडिया पे अपनी जगह बनानी है, व्हाट्स द मैसेज? सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर फोकस करें, ठीक है? आप किसी दूसरे को देखेंगे कि मैंने वैसा बनना है, वैसा बनना है, वैसा उसने बनना था और वो बन गया। ट्राई समथिंग न्यू। जब मैं सोशल मीडिया पे आया तो मेरे से पहले कोई भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ वीडियोस नहीं बना रहा था जिस तरह मैंने बनाना शुरू की, एंड नाउ आई एम हियर। अगर आप किसी को कॉपी करोगे तो आप उससे आगे नहीं जा सकोगे। अपने आप को डिफरेंट बनाइए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जरूर कामयाब करेगा, और मेहनत नहीं छोड़नी है। एब्सोल्युटली राइट भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन, इसी मैसेज के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। वी आर राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। एम्पावर्ड वुमेन, ये कितना ज़रूरी मौजू है जिस पे हम बात कर रहे होते हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के आगे बढ़ने के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की ख़वातीन एम्पावर्ड हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, डिसीजन मेकिंग में आगे हों, और अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना नाम बना रही हों। ऐसे में आज एक प्लेटफॉर्म से मुतालिक हम बात करेंगे, और वो है आर्किटेक्चर से जुड़ा, विमेन इन आर्किटेक्चर। ये एक प्लेटफॉर्म है, तकरीबन इसको 5 साल होने वाले हैं जब ये इसका आगाज़ हुआ था, और इसमें जिस तरह से ख़वातीन को एम्पावर किया जाता है, उनके लिए वर्कशॉप्स, उनके लिए इनिशिएटिव्स, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे, और तो हमें उन्होंने ज्वाइन किया जिन्होंने खुद इसको इनिशिएट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। विमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान की प्रेसिडेंट सना नोमान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। और विमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मैमूना इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म से मुतल्लिक बात करेंगे, थोड़ा समझाइएगा हमारे ऑडियंस को, विमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान ये क्या है? वुमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान एक कम्युनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है ख़वातीन के लिए, ख़वातीन आर्किटेक्ट्स के लिए, उनके करियर्स को एडवांस करने के लिए। ख़वातीन आर्किटेक्ट्स हमारी यूनिवर्सिटीज़ में 50% आपकी जो स्टूडेंट्स होती हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, वो फीमेल होती हैं, ठीक है? उसके बाद जब आप प्रोफेशन में जाते हैं तो वो आपका जो रेशो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। सो ये एक वॉइड था जिसको हमने आइडेंटिफाई किया, एंड हमें लग रहा था कि एक ज़रूरत है कि एक कम्युनिटी हो विमेन लेड जो कि ख़वातीन के इन इश्यूज़ पर काम करे कि वाई इज़ देयर सर्टेन ड्रॉप, कि हमारी ख़वातीन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं आर्किटेक्चर की, और जब वो प्रोफेशन में आती हैं तो वो एकदम ड्रॉप कर जाता है जो उसका प्रोपोर्शन है। दूसरा, हमारे इदारे हैं आर्किटेक्चर के जो कि आर्किटेक्ट्स की लार्जर वेलफेयर के लिए काम करते हैं, आर्किटेक्चरल कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, लेकिन ख़वातीन आर्किटेक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली नहीं था, क्योंकि ख़वातीन आर्किटेक्ट
वी ऑल नो कि ख़वातीन काफ़ी कुछ जगल करती हैं, करियर्स, फैमिलीज एंड एवरीथिंग। सो यू नो आप ख़वातीन के इश्यूज़ को थोड़ा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकती हैं। सेकेंडली हमें चाहिए ख़वातीन रोल मॉडल्स, और उनको हमने विजिबिलिटी देनी है। तो जब हम विजिबिलिटी देते हैं तो हमारी यंग लड़कियां जो हु एस्पायर टू बी आर्किटेक्ट्स, तो वो उनसे सीख सकती हैं, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकती हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमारे 1000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। सो हम आपस में कोलैबोरेट करते हैं, हम आपस में अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करते हैं, हम वर्कशॉप्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, सिम्पोजियम्स कराते हैं, हम उनके करियर की एडवांसमेंट के लिए काम करते हैं। सो बेसिकली वुमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान इज एन इकोसिस्टम। ओके, जो आपने डेवलप कर लिया और उसका एक इम्पैक्ट हो रहा है। 5 साल हो गए डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा था? हाँ जी, होने वाले हैं 5 ओके, साल। तो इन 5 सालों में जितना भी आपका सफर चला, थोड़ा सा बताएं कि क्या क्या हुआ, कितना उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ? बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज इम्पैक्ट से ही पता चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कितने अच्छे से काम कर रही है। सो बेसिकली हम लोगों ने जब से स्टार्ट किया है तो हम लोगों ने 3 से 4 मेजर सिम्पोजियम्स कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, जिसमें हम लोगों ने बाहर से लोग बुलाए हैं। बिकॉज ये हमारा जो प्रोफेशन आर्किटेक्चर ये बहुत ग्लोबल है और इस वेरी आर्टिस्टिक एज वेल एज बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोफेशन है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर आउट और टॉकिंग टू ईच अदर, इट्स अबाउट आपके अपने जो करियर है उसको आपने आगे कैसे लेकर चलना है, उसको आगे कैसे बढ़ाना है आपने। तो उन सिम्पोजियम से इन्फॉर्मेशन मिलती है लोगों को, जो हमारी यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे बाहर की दुनिया में क्या काम हो रहे हैं जो हमें करने चाहिए, पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस से क्या क्या चीज़ों की कमी है जिस पे हमें काम करने चाहिए, और फिर उससे कनेक्शंस भी बनते हैं इंटरनेशनल। सो मिसाल के तौर पे जब हम लोगों ने 2023 के शुरू में जनवरी में एक कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम था वॉइसेस ऑफ वुमेन इन आर्किटेक्चर, तो उसमें उसका आइडिया यही था कि हम औरतों की आवाज़ को आगे लेकर आएँ। जैसे कि मेरे पार्टनर ने बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान है जो काम कर रहा है, लेकिन चूंकि वो एक बड़े एजेंडा पे काम कर रहा है तो उसमें ख़वातीन के एजेंडा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो इसमें जब हम ऐसा एजेंडाज लेकर आते हैं जो ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होता है तो फिर ख़वातीन को ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और फिर वो इंटरनेशनली भी देखती हैं कि क्या काम हो रहा है, तो उनको रास्ते मिलते हैं कि हमने आगे कैसे चलना है। और फिर उसी कॉन्फ्रेंस का ये नतीजा हुआ कि हम लोगों ने उसकी बेस के ऊपर जो हमारी कोलैबोरेशंस हुई वहाँ इंटरनेशनली, उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने फंडिंग्स के लिए अप्लाई किया और फिर हम लोगों ने एक फंडिंग जीती भी जो स्पेन की गवर्नमेंट की फंडिंग है। एक बहुत मशहूर आर्किटेक्ट है मीस वंडर रॉय, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके ऊपर फिर हम इस वक्त एशियन वुमेन आर्किटेक्ट्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो वो मैं उसका प्रोजेक्ट का पार्ट हूँ और हमारे साथ इंटरनेशनल कुछ कोलैबोरेटर्स हैं जो कि अगले वुमेंस डे के ऊपर 2026 में वहाँ पर जो उनका वुमेंस जो पेविलियन बना हुआ है वहाँ पर वो दिखाई जाएगी। तो उससे हमारी जो ख़वातीन हैं, बिकॉज इट इज़ साउथ एशियन वुमेन के बारे में है, तो वो उनके बारे में वहाँ पे दिखाया जाएगा कि क्या काम हो रहे हैं, किस तरह से ख़वातीन कंट्रीब्यूट कर रही हैं इस दुनिया के इस हिस्से में। क्योंकि बाहर हम देखते हैं बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स होते हैं लोगों के पास जहाँ पे वो अपना काम दिखा सकते हैं, पर हमारे यहाँ इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये है कि इसने एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया, और इसके अलावा हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम शुरू किया है। उस मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम एप्लीकेशंस देते हैं यंग आर्किटेक्ट्स की जो कि सीख कर रहे होते हैं गाइडेंस। हाँ, तो हमारा फोकस फीमेल आर्किटेक्ट्स के ऊपर है। इसके अलावा हमारे पास मेंटोर्स होते हैं, तो हम उनकी जो गाइडेंस सीख करने वाली यंग आर्किटेक्ट्स हैं उनको हम मैच करते हैं सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ, और फिर वो 1-to-1 उनको गाइडेंस, उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं। और उसका एक हमारा अभी साइकिल कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट साइकिल हम शुरू करने वाले हैं। तो इसके अलावा हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स, बहुत सारी चीज़ें जो जाहिर है आप लोग उस लिहाज से करते होंगे। अच्छा, फ्रीक्वेंटली ऑब्वियसली होती होंगी चीज़ें। अच्छा, 1000 मेंबर्स है ना आपने जिक्र किया था, ये एक बड़ा नंबर है और सारी ख़वातीन है, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी ख़वातीन, इसका मतलब इस फील्ड में बहुत आगे जा रही हैं। एक तरह से बहुत सारी फील्ड्स जिस तरह हैं, इस फील्ड को भी समझा जाता था कि मर्दों की फील्ड है, मर्दों का काम है, ख़वातीन आगे नहीं आ रही होती थी उस तरह से। बट जो नंबर आप बता रही हैं एंड देन जिस तरह से बच्चियां हमारी पढ़ रही हैं प्रॉपर और उसके बाद फील्ड में हमें नज़र आ रही हैं, कितना गैप है जो आपको फिल होता हुआ दिखाई दिया है, एंड कितना काम करना भी और ज़रूरी है? गैप तो है, लाइक मैंने जो पहले आपको स्टेटिस्टिक्स
आपके साथ शेयर किए थे कि गैप है हमारी। अच्छी बात यह कि हमारी बच्चियों में वो ड्राइव है कि वो कुछ करना चाहती हैं और वो ड्राइव हमें नज़र आती है। मतलब उनके अंदर वो जज्बा है, हमें वो नज़र आता है, वो आती हैं कि आप हमें बताएं हम कैसे अपने करियर में बेहतरी कर सकते हैं, हम सीखना चाहते हैं। दूसरा ये था कि दिस नंबर इज़ ग्रोइंग, ये तो अभी और हमें ना बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला फ्रॉम द लार्जर कम्युनिटी। ख़वातीन आई थिंक वो एक नीड थी जो कि फिल हुई और वो ख़वातीन हमारे साथ साथ चलना शुरू हुई। उन्होंने हमारे ग्रुप में से इनिशिएटिव्स लॉन्च होने शुरू हो गए और आगे से अब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही है। जिस तरह हमने मेंटोरशिप प्रोग्राम की मेमूना ने भी बात की है, हमारा रिसेंट साइकिल अभी कंप्लीट हुआ है, उसमें हमें लोगों की तरफ से लोगों ने खुद रीच आउट करना शुरू कर दिया कि हम मेंटोर्स बनना चाह रहे हैं, हम अब आगे जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम आगे शेयर करना चाह रहे हैं। सो आई थिंक अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म या एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाए ना, तो आई थिंक हमारे लोगों के अंदर वो जज्बा है कि वो बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अगर पहले कोई खातून जिसने पढ़ा, जैसे आपने खुद भी कहा सना कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो आर्किटेक्ट पढ़ रहे होते हैं बट आगे नज़र नहीं आते। सो जो पहले पढ़ रही थी और बाद में उसने छोड़ दिया, वो दोबारा से ये कैसे करेज उसको आती है, कैसे आप लोग उससे मोटिवेट करते हैं, कैसे उसको पता चलता है कि नहीं मुझे नो मैटर जितनी लंबी ब्रेक हो गया मुझे वापस आना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए आप लोग क्या रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सो बेसिकली होता ये है कि जब ख़वातीन की शादी होती है, बच्चे होते हैं, यंग मदर्स होती हैं, उनके लिए उस वक़्त करियर और घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारी ख़वातीन, और बहुत अच्छी बात भी है कि वो अपने घरों को इम्पोर्टेंस देना चाहती हैं उस एज में। फिर लेकिन जब वो वापस आना चाहती हैं तो उनके लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप इतने अरसे से अगर डिस्कनेक्टेड हैं अपने प्रोफेशन से, तो आपको फिर समझ नहीं आती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं, हम मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने ये चीज़ रखी हुई है कि हम बैक टू वर्क इंकरेजमेंट करें लोगों को। और उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज़ कि उन लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है, ऑफिस में जाना शुरू करना है। तो पहले शायद उनको इंटर्नशिप्स पे दोबारा वापस जाना शुरू करेंगे वो, वहाँ से फिर वो अपने कनेक्शंस बिल्टअप करेंगे, फिर वो अपने सीवीज बिल्टअप करेंगे और फिर वो दोबारा से जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू करेंगे। ओके, और एक्सेप्टेंस कितनी है ख़वातीन आर्किटेक्चर को काम देना? क्योंकि ये बड़ा मसला है हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोफेशंस में ना, कि जेंडर डिफाइन कर रहा होता है जी, काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको टैलेंट डिफाइन नहीं कर रहा। लड़की है, उसे क्या पता ये क्या काम है, और ये सो माइंडसेट है ना। अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि ख़वातीन आर्किटेक्ट्स की प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी एक्सप्लॉइट होती हैं, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। लड़कियां ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, लड़के भी होते हैं, लेकिन लड़कियां बहुत फोकस्ड होती हैं, बहुत मल्टी फंक्शनल होती हैं, बहुत सारे काम कर लेती हैं एक वक्त में। तो बहुत सारे हम ऑफिसेज में देखते हैं कि लड़कियां बैक ऑफ द शो ऑफिसेज चला रही होती हैं, पर उनको फ्रंट पे आके वो उस तरह से रिकग्निशन नहीं मिल रही होती। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है भी, लेकिन उनकी प्लेस भी उस तरह से डिफाइंड नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा प्रोफेशन जो है वो सिर्फ ऑफिस वर्क नहीं है, फील्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा है उसके अंदर। और फील्ड वर्क इस सब जगह जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादातर एक एंटर होने में मुश्किल समझती हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको लेबर के साथ भी डील करना है, वहाँ पर आपको जाके कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी काम करना है। लेकिन खैर ये भी चीज़ बदल रही है, आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो आगे आती हैं, वो काम करती हैं, सिर्फ उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और वो सपोर्ट सिस्टम अगर उनको अपने घर से नहीं मिल रहा, या वो इनिशियली उस तरह से स्टार्ट नहीं कर पा रही, तो फिर हमारा अदारा उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। घर से सपोर्ट तो पहला स्टेप है, वो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर हिंड्रेंस है तो फिर काम बहुत ज्यादा खराब है। देखिए, आपको वो स्पेस भी तो देनी है ना, उस तरह से सपोर्ट करना है अपनी। मैं पता नहीं मैं सपोर्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रही होती हूँ यहाँ पे, बिकॉज जब घर की जिम्मेदारी की बात आती है तो वो तो दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब घर में बाकी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देंगे तो एक औरत के ऊपर से बर्डन कम हो जाएगा, उसको एक स्पेस मिलेगी और वो जाकर अपना काम करी होगी। अगर एक मर्द अपने बच्चे को संभालता है, एक बाप अपने बच्चे को संभाल रहा है, तो हम कहते हैं ओहो देखो कितना अपनी उसकी माँ को सपोर्ट कर रहा है। वो सपोर्ट नहीं कर रहा, वो अपनी जॉब कर रहा है, मतलब अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी है उसकी औलाद। और अगर वो उसको देख रहा है तो ये इस तरह की जो तारीफें होती हैं और इस तरह के जो जुमले होते हैं, एक्चुअली ये एक्सप्लॉइट भी कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम यही जिम्मेदार होते हैं एक माइंडसेट डेवलप करने के। बाद में हम कहते हैं कि ये क्या,
जिम्मेदारी को जिम्मेदारी समझें, उसको सपोर्ट का नाम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा सना, अब रिमोट एरियाज़ की हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ, उनको किस तरह से आप लोग रीच आउट करते हैं? उन्हें कैसे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चले कि वो रीच आउट करें? बिकॉज बहुत टैलेंट है हमारे इस तरह की, क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे पास। अच्छा, उसमें हम लोगों ने ये किया है कि वुमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान जो है वो सिटी स्पेसिफिक हम नहीं है। हमने स्टार्ट लाहौर से किया था, अब उसके बाद हमने सिंध चैप्टर लॉन्च किया है जो कि सिंध प्रोविंस की सिटीज़ को देखता है। और हमने जो लाहौर इनिशियली हुआ था वो फिर पंजाब चैप्टर लॉन्च हो गया और वो पंजाब की सारी सिटीज़ को देखता है। देन वी हैव द इस्लामाबाद चैप्टर, वो इस्लामाबाद को देखता है। और हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर भी है। इसके बाद हमारा बलूचिस्तान और केपी चैप्टर लॉन्च हो रहा है। सो उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे चैप्टर हेड्स हैं वो मोबिलाइज करते हैं कि हमने यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू और प्रैक्टिसेस के थ्रू ख़वातीन को रीच आउट करना है। इसके साथ साथ हमारा एकेडमिक आउटरीच प्रोग्राम एक अभी लॉन्च हुआ है जिसमें हम हर यूनिवर्सिटी से रिप्रेजेंटेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं जो कि वहाँ पर ख़वातीन स्टूडेंट्स को भी क्या मसले हैं या ख़वातीन स्टूडेंट्स लेटर ऑन अपने करियर में क्या करना चाहती हैं, उस पे काम करने के लिए हम उन सबको कंसोलिडेट कर रहे हैं ताकि ये एक वैक्यूम में ना रहे कि एक सर्टन क्लास या सर्टन सेगमेंट तक महदूद ना रहे। सो इसलिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन किया है कि हम अक्रॉस पाकिस्तान जो हैं वो रीच आउट भी कर सकें और अपना इम्पैक्ट भी कर सकें और उनको अपनी कम्युनिटी में शामिल भी कर सकें। ग्रेट, और उसका ज़रा इम्पैक्ट नज़र आ भी रहा है और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिन में और इम्पैक्ट नज़र आएगा। थैंक यू वेरी मच सना साहिबा, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मैमूना, आपको भी शुक्रिया साथ मौजूद, स्पेशली आप लाहौर से आए फॉर दिस शो। वी आर ट्रूली ऑनर्ड जी, आप बहुत अच्छा माशाल्लाह काम कर रहे हैं। वुमेन इन आर्किटेक्चर पाकिस्तान, इट्स डूइंग ग्रेट। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। Zong My5 bundle सब्सक्राइब करें, गेट 200 GB डेटा और लातादार कॉल्स और SMS पूरे 5 लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए में। तो अभी Zong My5 बंडल लगाएं और खर्चा बचाएं। Zong 4G, let's get digital। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। कहानी लिखने वालों ने किस खूबसूरती के साथ दूसरी मर्तबा हम दोनों भाई आमने सामने ला खड़ा किया। मेरे बेटे ने बड़े अरमानों से मुझे भेजा था यहाँ से, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? जिस ख्वाहिश को आप लेके बैठे हो भाई साहब, मैं भी इस ख्वाहिश को लेके बैठा हूँ। मुज़फ़्फ़र के लिए वो मेरा रिश्ता मांगने आई है, मेरा अकल नहीं है उनको। उन्होंने इनकार किया है लेकिन कोई ना कोई तो बुराई होगी। जैसे उनका बेटा किसी रियासत का शहजादा होगा जिससे शादी के लिए मैं यूं मान जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को खुद पर एतमाद नहीं, गुरूर है गुरूर। भूल जाओ हाशिम, भूल जाओ। नहीं छोड़ूंगा। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, मैं उस ज़फ़र लफंगे से शादी नहीं करूंगी। कल तक लोग आपको रजा साहब कहते थे, लेकिन अब से लोग आपको रजा मरहूम कहेंगे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। ऑक्सीजन के बगैर सिमेंट करना, मैं कहता हूँ कि वही सिमेंट है और ऑक्सीजन जो है वो बड़ा इजी चीज़ है। आज के प्रोग्राम में हम मौजूद हैं औलिया की सरजमीन मुल्तान।
फ़न के कदरदान घटने लगें तो वो फ़न भी मादूम होता चला जाता है, जैसे डेरा इस्माइल खान में मौजूद 500 साल पुराना लेकर वर्क। रात गए, पुरानी किताब के बोसीदा कागज की मखसूस खुशबू यादों के दरीचों से झांकती आपकी और हमारी मोहब्बत की दास्तानें, साज की लय में लिपटे महकते गीत। रातें भीगी हों, उदास हों या जवान हों, कॉफी की महक हो या चाय की प्याली से उठता ख्यालात का धुआं, बात कुछ भी हो, हम आपको यहीं मिलेंगे इस तिलिस्म होशरुबा में रात गए। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम सबको बड़ा शौक होता है बाहर जाएं जी। अब वो बाहर जाने का मकसद मतलब ये भी होता है कि अच्छा आप घूमने फिरने की नीयत से भी जा रहे होते हैं बैरून मुल्क। इसके अलावा स्टडीज़ के लिए भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, फैमिली से विजिट के लिए भी जा रहे होते हैं, मल्टीपल पर्पसेस होते हैं जिनके लिए जाते हैं। लेकिन शादी करके भी जा रहे हमें होते क्या, हाँ ये भी होता है बड़ा तो लेकिन उसमें देखिए लोगों को ये नहीं पता होता कि कानूनी तकाजे क्या हैं, हमारा कानून इस सवाल से क्या कहता है, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी ज़रूरी होती है, क्या चीज़ें हों तो आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है, किस तरह से उसमें आसानी पैदा हो सकती है। एट द सेम टाइम आप किसी ना किसी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उससे कैसे बच सकते हैं। एट द सेम टाइम शुएब एक ये चीज़ हम बड़ी फेस कर रहे होते हैं कि अचानक से अगर कोई विजिट आ जाता है तो उसके अंदर हम अक्सर ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते। वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक हमें कहीं जाना नहीं होता या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती तो हमारे यहाँ रुझान नहीं है उन चीज़ों को रखने का। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर वक्त आपके पास होने चाहिए टाइमली, ताकि अचानक से अगर आपको जाना पड़ा और आपका वीज़ा लगवाने की ड्यूरेशन बड़ी कम है तो आपका वीज़ा जो है वो उसी टाइम के अंदर बासानी लग सके ताकि आप वो इवेंट जो है वो अटेंड करें। एग्जैक्टली ऐसा ही, चूंकि हर मुल्क के कानून डिफरेंट है, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। यूएस कनाडा का डिफरेंट है, यूके का डिफरेंट है, शेंजन वीज़े की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, गल्फ का डिफरेंट है, इस तरह एशियन ममालिक का डिफरेंट है। सो आज हम ये करते हैं कि हम सिर्फ एक मुल्क पिक करते हैं और उस मुल्क में जाने के लिए एजुकेशन है, अगर आपने रोज़गार के मौक़ों के लिए जाना है, विज़िट के लिए वैसे आपने जाना है, कोई फैमिली है आपकी, या किसी स्कॉलरशिप के लिए जाना है, या फॉर दैट मैटर किसी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना है, फॉर दैट मैटर आपको ज़रा वीज़ा तो उसके लिए रिक्वायर्ड है। हम ऐसे करते हैं आज यूके इन इंग्लैंड की बात कर लेते हैं कि कैसे उसके वीज़े के डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं और कैसे आपने उसका वीज़ा हासिल करना होता है। We have with us जाकिर हुसैन कियानी साहब हैं, एडवोकेट हैं, इमिग्रेशन कवानीन के माहिर हैं, यूके पे खासन का काम भी है, तो उनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम जी, अस्सलाम जी। सर बहुत शुक्रिया सर, चूंकि यूके पे आपका ज़्यादा काम भी हम जरूर चाहेंगे कि डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी वहाँ पे आ रहे होते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं, लोग एजुकेशन के लिए वैसे भी जाना चाह रहे होते हैं, विजिट के लिए भी जाना चाह रहे होते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि एक पाकिस्तानी जिसने यूके सिर्फ विजिट पर जाना हो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी हो तो उसके लिए यूके का विजिट वीज़ा लग जाएगा? ये सबसे पहले तो ये है जी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि लोगों के लिए भी ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है, और ख़ास करके जो आम यहाँ से लोग ओवरसीज़ वहाँ पे जाते हैं और उनके लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। ये लंदन के लिए जो है वो बेशुमार वीज़ा कैटेगरीज़ हैं, उनमें से जो लोग वहाँ पे एज ए विज़िट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं
सबसे पहले तो उनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो दुरुस्त रखनी चाहिए, और जाने से पहले जो है किसी माहिर कानून से रब्ता करना चाहिए ताकि वो उनको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दे सके कि उनको क्या क्या करना चाहिए। यहाँ पे इस मुल्क में हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो अनप्रोफेशनल हैं और उनका कोई इमिग्रेशन या कानून से कोई तल्लक नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं और लोगों के जो पैसे हैं वो भी ज़ाया होते हैं और उनका काम भी नहीं होता है। एज ए विजिटर अगर कोई वहाँ पे जाना चाहता है, कोई बंदा भी जा सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इमिग्रेशन में जाने के लिए। अगर किसी की वहाँ पे फैमिली यूके में है वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है, भाई को कर सकता है, बहन को कर सकता है, अपने वालिदैन को कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करना होता है। आपको ये साबित करना होता है कि आपने अगर वहाँ पे जाना है तो आपने वापस अपने मुल्क में वापस आ जाना है, क्योंकि आप सेटलमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं, एज ए विज़िट उस मुल्क के अंदर जा रहे हैं। उसके लिए आपका यहाँ पे काम जो है वो होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। जब आप होम ऑफिस में अप्लाई करते हैं एम्बेसी के लिए, वहाँ पे उनको पता होना चाहिए कि फ़र्ज़ करो हम अप्लाई कर रहे हैं, हमने विज़िट पे जाना है, और आप जब वो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे आपके पास कोई थ्रेश होल्ड नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि आप वापस नहीं आएंगे, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अगर आप वहाँ पे आपका प्रोग्राम है कि हमने फैमिली विज़िट करना है, कोई और वहाँ पे जो है वो एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए प्रॉपर में एक तरीका करके अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करें। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। आप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपने ये साबित करना कि मैंने मेरी टाइज यहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कि बेसिक हैं, ये तो होने ही चाहिए ताकि आपके वीज़े को सपोर्ट मिल सके? उसके लिए पहली चीज़ तो आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कम अज़ कम 3 या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो या कोई भी आप जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो सफिशिएंट हो। और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होना चाहिए? ये विजिट के लिए कोई सेटल चीज़ नहीं है, तकरीबन कोई मिनिमम कम अज़ कम 4-5 लाख रुपया तो आपके बैंक में अकाउंट में होना चाहिए। लोग कहते हैं 10-20 लाख एक दफ़ा जमा करवा देते हैं, और वो उसके लिए कि हमारा वीज़ा इजी हो जाएगा। बस ये कि रेगुलर इनकम आपकी शो होती हो कि 6 महीने की स्टेटमेंट और उसमें 3 से 4 लाख रुपए अगर आपकी अकाउंट में है उस टाइम पे तो क्योंकि 6 महीने का विजिट वीज़ा होता है, और आपने ये साबित करना मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं वहाँ जाके अपना खर्चा कर सकूँगा, मेरे लिए अकोमोडेशन मौजूद है, या आपका कोई रिलेटिव वहाँ पे जो मौजूद है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वो खर्चा करेगा आपके लिए, वो वहाँ से भी उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन होगी कि वहाँ रिहाइश के लिए आपके पास जगह मौजूद होनी चाहिए। आप जो स्पॉन्सरशिप जो कर रहा है उसका रीज़न होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। कोई मसला नहीं है, फिर वो जो आपके लिए वीज़ा हो जाता है, लेकिन जब आप डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है वो ये समझते हैं कि ये बंदा वापस नहीं आएगा और वहाँ पे सेटल होने की कोशिश। क्या इसमें ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं पाकिस्तानी से वो ये होती हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट के चक्कर में कुछ ऐसी अमाउंट्स उसमें डलवाते हैं जस्ट टू शो कि आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, जो कि फिर आप उनसे प्रूव नहीं कर सकते कि ये पैसा कहाँ से आया। जी, वो प्रूव नहीं कर सकते हैं, और फिर वो ऑब्वियसली वो वहाँ पे जो है उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। जब उनसे वो क्वेश्चन किया जाता है या इंटरव्यू आ जाता है तो वो आपसे पूछते हैं, तो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। विजिट वीज़े के लिए भी इंटरव्यू आता है? विजिट आ सकता है। और ज़्यादातर जो यूके का विजिट वीज़ा रिजेक्ट होने की ज़्यादा वजूहत क्या होती हैं? क्या उसमें एक बड़ी वजह बैंक स्टेटमेंट गलत बनाना होता है? सबसे बड़ी वजह यही होती है कि आप अपनी जो इनकम है उसको सही तरीके से जो है ना वो बयान नहीं कर रहे होते हैं। आप अपने वहाँ जाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पास कारोबार है, लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हम जा रहे हैं, फैमिली विजिट है, क्यों जा रहे हैं वो पर्पज़ आप नहीं बता सकते हैं। अदरवाइज़ दुनिया में किसी जगह भी आप जाना चाहें, अगर आप स्ट्रेट फारवर्ड अपनी वो सूरत हाल सही बताएं और अपना जेन्युइन तरीके से, तो वीज़े हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और यहाँ पे उन लोगों का काम ही यही है, वो इमिग्रेशन में बैठे हुए हैं, चेक करते हैं कि असेस करते हैं कि आया ये बंदा वाकई जेन्युइन विजिटर है या कि वहाँ जाके वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मुल्क में वो ऐसे लोगों को नहीं जाने देते हैं, और अगर सही बंदा हो तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा, कितना टाइम पहले वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए? 3 महीने पहले जो है ना, आपका अगर प्लान है विजिट करने का तो कम अज़ कम 3 महीने पहले आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होनी चाहिए, और उसके लिए जो है ना आप अप्लाई कर दें। आपने जाना है, फ़र्ज़ को 6 महीने का वीज़ा होता है, 3 महीने पहले आप अप्लाई करें, आपका वीज़ा हो जाएगा,
उसके बाद आपको जो ड्यूरेशन है वहाँ पे जाने का। ओके अच्छा, लेट्स सपोज आपको किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए जाना है और उसकी डेट जो है वो आपने मेंशन कर दी और 15 दिन पहले आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो डेट मेंशन है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, तो क्या 15 to 20 डेज़ के अंदर वो वीज़ा कितने % चांसेस होते हैं कि वो मिल जाए या वो इनफ टाइम होता है? देखें जी, इनकी सर्विस जो है ना वो प्रायोरिटी सर्विस भी मौजूद है। आपको दूसरे दिन भी वीज़ा मिल सकता है, आपको हफ्ते में भी वीज़ा मिल सकता है, और जो स्पेसिफिक उनका टाइम है 2-3 महीने वो लेते हैं कि अगर उन्हें कोई चेक करना होता है आप बंदे का जो रिकॉर्ड होता है उसको। अदरवाइज़ आप अपनी जो है ना वो फीस जमा करवाएंगे, वो उसी दिन दूसरे दिन जो है आपको उसका जवाब दे देंगे यस और नो में। तो देखिए इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है ऑनेस्टली। बहुत सारे लोग अप्लाई पहले से भी नहीं कर रहे होते कि हम पता नहीं रिजेक्ट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जा सकेंगे नहीं जा सकेंगे। तो ये होता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, जिसमें जैसे बता रहे हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब वो बहुत अच्छी से बना दे कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। हाँ, उसमें वो शो होनी चाहिए कि आपकी रेगुलर इनकम आ रही है, बजाय ये नहीं कि आपने अपनी 6 महीने की इनकम सही तरीके से डिस्क्लोज नहीं की, उसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है। एट द सेम टाइम आप किसी रिश्तेदार से कह रहे हैं जी अच्छा आप मुझे 20 लाख रुपए सेंड कर दें, वो ह्यूज अमाउंट है जो कि आप किसी से लेके, तो ऑब्वियसली जब आपकी स्टेटमेंट जा रही है 6 महीने की तो उसके अंदर इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो पैसे आपके नहीं है। आप जब वीज़ा लग जाएगा तो आप वो पैसे रिटर्न करके उसके बाद आप जाएंगे। और शोएब इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो नुकसान उसी शख्स का होता है जो जा रहा होता है, बिकॉज हमने बहुत सारे लोगों को रुलते हुए देखा है दूसरे मुल्क। एब्सोल्युटली ऐसी है। ये तो बात होगी विजिट वीज़े की। अब बात करते हैं जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं उसमें क्या गलतियां हो रही होती हैं। एक दूसरे बताएं कि आजकल यूके में स्टडी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी बात है कि स्टडी वीज़े पे अप्लाई करते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहले तो ये है जी कि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि आप जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिस मुल्क में भी जाना चाहते हैं, आजकल तो बहुत ईजी है, वहाँ पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो नेट पे मौजूद है। उनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है उस पर उन्होंने हर चीज़ लिखी होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। और लोगों के लिए ये प्रॉब्लम ये होती है कि उनको पता नहीं होता है, वो खुद अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करो किसी ने स्टूडेंट वीज़े के लिए जाना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं उनकी वहाँ आप दाखिले यहाँ से हो सकते हैं बैठ के, आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, दाखिले के लिए अप्लाई करें, फीसिस जो हैं वो लिखी होती हैं, कोर्स लिखे होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, किसी कोर्स के लिए जाना है, हायर स्टडी के लिए जाना है, जहाँ भी जाना है कोई मसला नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने किसी से कंसल्ट करना है तो फिर आप क्वालिफाइड जो सोलिसिटर है उससे क्वालिफाइड जो है कंसल्टेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी अच्छे क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो इमिग्रेशन लायर हैं, उनसे रब्ता करें। और वो आप वाली बात कि थोड़ा बहुत आप उनको पैसे देंगे लेकिन एक बड़ी अमाउंट जो आपकी ज़या होने वाली है उससे बच जाएगी। तो वहाँ पे वीज़े हो जाते हैं, स्टडी वीज़ा जाएंगे आप वहाँ पे अपना जो है स्टडी करेंगे। लेकिन बेशुमार लोग यहाँ से जाते हैं वो स्टडी करने के लिए नहीं जाते, जो सबसे बड़ा मसला है। यहाँ से जाते हैं कि हमने जाना है वहाँ पे सेटल हो जाना है, किसी तरीके से इस मुल्क से हमने बाहर जाना है। लोगों के जहन में अगर ये बात है तो मेरे ख्याल में उनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूके के अंदर हम वहाँ पे रहते हैं, हमने देखा है लोगों के जो मसाइल हैं जो यहाँ से लोग जाते हैं वो बहुत ख़राब हो रहे हैं, बहुत बुरे हैं। कुछ वीडियोस हम देख रहे होते हैं और वाकई दिल दहलाने वाली होती है कि लोगों का क्या हाल है। अपने अपने मुल्क में आप इससे बेहतर तरीके से कमा भी सकते हैं, आपको ज़्यादा इज्जत भी मिल सकती है और आपको कहीं जाने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आप वहाँ पे करेंगे क्या, और उसके बाद खाने के पैसे भी नहीं होते। सर अब तीसरी कैटेगरी ये कि जो जॉब के लिए जा रहे होते हैं, अब ये तो इसमें सुना है कि वीज़ा मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि आपके पास इनफ कोई सोर्स ही नहीं होता कि आप वहाँ पर रहें, कैसे जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्या किया जाए। देखिए जी वहाँ पे जो है ना, मैंने जिस तरह पहले कहा है कि मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं वीज़ा की। फ़र्ज़ करो कि वर्क परमिट है, आपने वर्क एक जॉब के लिए, आपने काम के लिए वहाँ पे जाना है। आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और मैं समझता हूँ कि लोगों के लिए ये अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी वर्क परमिट पे लोग जो है ना वो यूके के लिए जा रहे थे, बेशुमार लोग वर्क परमिट पे यूके में गए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे उनको कोई पता नहीं था कि हम इतने पैसे दे के क्यों जा रहे हैं, जिससे वहाँ पे अगर आज जो है ना वहाँ की इमिग्रेशन चेंज होगी या रूल्स चेंज हो गए, इस वजह से वहाँ के रूल्स चेंज हुए। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे लोगों ने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, लोग यहाँ पे एजेंट बैठे हुए थे, उन्होंने लोगों से पैसे करोड़ 2-2 करोड़ रुपया लिया है। अच्छा। और वहाँ पे कोई कंपनीज जो है ना जिन्होंने वर्क परमिट जारी किए थे वो
आवाम में थी। होम ऑफिस में स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है उन्होंने अप्लाई किया, उनको मिल गया, लेकिन जॉब नहीं थी। एक बंदा जो यहाँ से 1 करोड़ रुपया आपने किसी न किसी 1 करोड़ इज ह्यूज अमाउंट, यहाँ इन्वेस्ट कर देते, कुछ बिजनेस कर लेते। एग्जैक्टली लेकिन देखिए इसमें भी कैसे फिर पता लगाया जाए कि ये हवाई नहीं है कि वर्क परमिट वहाँ पर जाके जॉब, वो कहते हैं वेट करें 6-6 महीने, नौकरी नहीं होती उनके पास, 6 महीने फिर और कर्जों में डूब रहे होते हैं, उसके बाद परमिट जो है वो कैंसिल भी कर देते हैं। मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर उनकी वेबसाइट पर जाएं, जो उनकी UKBA की वेबसाइट है, उस पर उन्होंने क्लियर लिखा होता है कि यहाँ पे ये जॉब मौजूद है। जो प्रोफेशनल वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मौजूद होते हैं लोगों के लिए जिस कैटेगरी में जाना चाहते हैं, वो चाहे केयर वर्कर थे या किसी और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन ये हुआ है कि इन लोगों ने यहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा रूट है जो आपको सेटलमेंट की तरफ ले जाता है, आपको वहाँ पे आपको इंडेफिनिट रिमेन टू लीव मिल जाती है, 4-5 साल के बाद जो है ना आप अपने बीवी बच्चे वहाँ पे लेके जाके पक्के हो सकते हैं, और ये सबसे बेहतरीन रूट था। लेकिन वहाँ पे जब बंदा पहुँच जाता है तो उसके पास ना जॉब है, ना लिविंग है, और ना खाने पीने के लिए कुछ है, और ना कंपनी वाले उनके लिए कोई प्रॉब्लम है। जिस बंदे ने आपको वर्क परमिट जारी किया है वो होम ऑफिस को ये सिर्फ लिख के दे देगा, ये बंदा जो है ना मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहा है, लिहाजा वो आवा में हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ अभी जो है वहाँ गवर्नमेंट ने जो रूल्स चेंज कर दिए, बिल्कुल सही है। और वो थ्रेशोल्ड जो है, अभी एक बंदा फर्ज करो 39,000 पाउंड जो है वो कैसे अफोर्ड करेगा किसी को देने के लिए, जब उसको काम ही नहीं आता है, और जो लोग जाते हैं वो प्रोफेशनल होते नहीं हैं। ये भी बहुत बड़ा मसला है। सो बुनियादी बात यह है कि अगर आपने जाना है, चाहे वो विजिट के लिए जाना है, स्टडी के लिए जाना है या वर्क परमिट के लिए जाना है, आप पहले तो यहाँ से क्लियर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने चाहिए, कोई झोल नहीं होना चाहिए, ना नीयत ख़राब होनी चाहिए और ना डॉक्यूमेंट्स आपने फोर्ज्ड बनाने हैं, ख़राब डॉक्यूमेंट्स बनाने के, उससे आपका टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, ज़िंदगी भी मुतासर होगी। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हमने आज कोशिश की कि हम थोड़ा सा गाइड कर सकें, जिनकी ख्वाहिश होती है, जो जाना चाहते हैं, किसी वजह से भी उनका एक विजिट प्लान होता है तो उसमें अगर वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वो परेशान होते हैं। रिजेक्ट इसीलिए होता है जो कि आपने सही तरीके से फॉलो किया नहीं होता। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू सर। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज ज़रा बात करते हैं हम आंखों के हवाले से। हम कहते हैं ना, जब हमारे पास कोई नेमत होती है तो हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, बट जब भी उसमें कोई ख़राबी आती है, वो नेमत हमसे छिन जाती है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी कितनी नामुकम्मल है। इससे बहुत सारे लोग हमने देखे कि अपनी आँखों का ख्याल उन्होंने नहीं रखा, और उसके बाद जब बिनाई थोड़ी थोड़ी करके जाती रही और फिर इस स्टेज पे आ गई कि कम्प्लीटली जो है वो बिनाई चली गई, तो उसके बाद डॉक्टर्स के पास जा रहे होते, फिर कहते हैं कि अचानक से कोई जादू हो जाए जो कि नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि उसको ख़राब होते होते बहुत अरसा गुजर चुका होता है, जिसका ख्याल हम लोग नहीं रख रहे होते। तो उस नेमत से महरूम हो जाते हैं बहुत सारे लोग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हमारी अपनी लापरवाहियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन किस तरह से हम अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं? ऐसे कौन कौन सी चीज़ें, अपनी हैबिट्स हैं, फूड के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है, जो हमारी डाइट है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर सकती है। एट द सेम टाइम जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, दूर की है या करीब की है, तो आजकल के कौन से लेटेस्ट लेज़र ऑप्शंस हमारे पास हैं जो कि हम ऑप्ट कर सकते हैं? तो आज इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी माहिर अमराज़ चश्म हैं डॉक्टर मुश्ताक खटक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, क्या लोगों में अवेयरनेस आई है? क्या अभी ये जो नेमत अल्लाह ने हमें आंखों की नेमत जो दी हुई है, इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लोगों को अब होने लगा है कि पहले से थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास वो आ जाते हैं, ना कि ये कि जब पानी सर से गुजर जाता है उसके बाद डॉक्टर के पास आ रहे होते हैं? जी बिल्कुल, लोग काफ़ी अवेयर हो गए हैं और लोग आते हैं। जो भी बीमारी होती है, पहले तो इस तरह होता था कि लोग आंखों में शहद डालते थे, बाकी चीज़ें डालते थे और अपने टोटके करते थे। मेरे ख्याल में आजकल लोग काफ़ी अवेयर हो गए, अवेयरनेस आ गई है। हाँ, और वो आते हैं डॉक्टरों के पास, और इवन डॉक्टर्स भी रेफ़र करते हैं सीनियर डॉक्टरों के पास। तो एक सिलसिला है, मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। राइट, थोड़ा अपने बारे में बताएं सर, आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में, आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आप किस तरह आगे बढ़े, और कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अब यूज़ हो रही हैं? बिकॉज हमने कुछ साल पहले देखा कि लेजिक का बहुत ट्रेंड था, अगर किसी की नज़र कमज़ोर हुई उसने लेज़र करवाया, उसकी नज़र ठीक हो गई, फिर फेमटो आया। अभी कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और किस तरह से आप देखते हैं उसका पाकिस्तान में स्कोप? इस तरह है कि देखिए, मेरा तो काफ़ी टाइम हुआ कि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजी से मुंसलिक हूँ। मैं 2004 से मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी स्टार्ट की है, और आलमोस्ट 20 ईयर हो गए कि मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या एज ए आई डॉक्टर काम करता हूँ। ठीक है। और लेज़र के हवाले से आपने बात की कि लेज़र कौन से इसमें डेवलपमेंट हुई इसकी, तो ये है कि इनिशियली जो लोग ग्लासेस यूज़ करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल यंग लोग जो होते हैं जो ग्लासेस यूज़ करते हैं, यानी चश्मे यूज़ करते हैं, ऑब्वियस बात है कि कोई नहीं चाहता बग़ैर नज़र के कोई ग्लासेस यूज़ करें, क्योंकि एक हैंडीकेप है। और दूसरी बात ये कि जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उसका एक ख़ास फील्ड होता है। जिस तरह आप उसको एक चीज़ दे देते हैं कि आप इसमें सिर्फ देख सकते हैं, आप पूरा नहीं देख सकते, तो इसका मतलब है कि एक आप पूरे वाइड फील्ड में उसको एक ख़ास फील्ड देते हैं, उस फील्ड में वो देखते हैं, इससे ज़्यादा वो वाइडली नहीं देख सकते। तो एक हैंडीकेप है। कोई लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बाकी चीज़ें, बहुत से क्रिकेटर आए, हमने इसके ग्लासेस रिमूव किए, स्पेशली अफगानिस्तान के इंटरनेशनल 2 खिलाड़ी अभी आए थे। अच्छा। हाँ, मैंने उसके ग्लासेस रिमूव किए। तो ये है कि हमने फिर इसमें मेरा इंटरेस्ट भी था कि वो जो हमारा यंग तबका जो वर्किंग लोग हैं और हमारे डायनेमिक्स होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, उसके ग्लासेस किस तरह रिमूव करें। मैंने अपने जो फेलोशिप्स किए हैं, तो इधर हम मेरे ऐसे फेलोशिप्स हुए हैं, CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन से 2 FCPS मैंने किए हैं, और फिर मैं वियना से मैंने फेलोशिप किया है, और अमेरिका से मैंने फेलोशिप किया है। तो बाहर की दुनिया को मैं देख रहा था कि लोग काफ़ी एडवांस चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ऑफ्थेल्मोलॉजी में, आई में, और हमारे मुल्क में क्यों ना इस तरह की हमारे टेक्नोलॉजी हो। तो मैं खुद लेटेस्ट से लेटेस्ट की तरफ सोच रहा था कि मैं अपने मुल्क में कुछ इस तरह का काम करूं। तो उसके लिए यह है कि लेज़र जो यूज़ होते थे वो PRK जो इसको बोलते हैं, फोटो रिफ्लेक्टिव, जो डायरेक्टली एक लेज़र है जो हम आइज़ पे डालते हैं, आइज़ में पेन होता है, 10-15 दिन लोग ग्लासेस डिस्कम्फर्ट होता है,
और विजन करेक्शन भी इतना अच्छा नहीं होता। उसके बाद लासिक आया, सिंपल लासिक, और लासिक जो था जो ब्लेड से फ्लेप बनाते हैं और फिर लेज़र करते हैं। उसके बाद फेमटो लासिक आया, फेमटो लेज़र इज़ द लेटेस्ट लेज़र, ठीक है, तो उससे फ्लेप बना के फिर वो लेज़र देते थे, दूसरा लेज़र। अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई उसमें स्माइल आया इनिशियली। स्माइल जो था वो एक फेमटो लेज़र से अंदर एक लेज़र यानी लेंटिक्यूल नंबर बना लेते हैं, जो ग्लासेस का नंबर होता है, कार्निया को होल्ड कर लेते हैं आई को, और 9 सेकंड में इसमें एक लेयर बना लेते हैं। वो लेयर या नंबर मैं निकाल लेता हूँ जस्ट इन 9 सेकंड्स। जस्ट इन 9 सेकंड आपकी जो भी नज़र कमज़ोर है वापस आ जाती है। जो इसमें कोई पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, और सेफ है। सबसे ज़्यादा सेफ मेथड यही है। और कितना डाउन टाइम इसका होता है? 4-5 आवर्स में विजन इंप्रूवमेंट शुरू हो जाती है। 4 to 5 आवर्स में विजन इंप्रूवमेंट, एंड देन वो जो इरिटेशन नेक्स्ट डे दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट डे सब सेट, बिल्कुल सही। मोबाइल देख सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। ये तो आपने स्माइल की बात की, तो इसमें प्रो स्माइल इज द सेम थिंग? नो, इनिशियल वन वाज द स्माइल, और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट आया है वो स्माइल प्रो है। स्माइल जो था 33 सेकंड में होता था, ठीक है। अभी ये स्माइल प्रो इज द वन जो कि इस वक्त लेटेस्ट है पाकिस्तान में, इन जस्ट 9 सेकंड्स आपके विजन इंप्रूव्ड है। एंड डॉक्टर साहब, इज इट एक्सपेंसिव? यस, इट इज एक्सपेंसिव। नया भी है अभी। इसका एक खास रीजन है एक्सपेंसिव किया है। जर्मनी टेक्नोलॉजी है, मशीन जो दिया है कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है, और this is the only one machine in Pakistan which is in blue area with me. Yes, एक ही मशीन है पाकिस्तान में? एक ही मशीन है अब तक। और इसकी एक लाइसेंस होती है। जब भी आप एक आंख की सर्जरी करते हैं, मींस स्माइल प्रो करते हैं, तो उसके लिए आप एक कोड डालते हैं। जो ही कोड डालते हैं यूरो में पेमेंट हो जाती है कंपनी को। वो अपने जो टेक्नोलॉजी है उसकी चार्ज करते हैं, और वो हेवीली, जिस तरह फॉर अगर 1000 पाउंड या 1000 यूरो वो चार्ज करते हैं, तो 1000 यूरो हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, जाहिर है। तो अगर बहुत आइस पे 1000 यूरो आ जाते हैं, उनके लिए वहाँ तो बहुत कॉस्टली है जर्मनी में। उधर तो 10,000 यूरो से बावे है। हमारे लिए 1000 यूरो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बट देन अगेन देखें, आपकी इतनी बड़ी एक नेमत है, और ये इट्स अ ब्लेसिंग कि अब एक तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और उसकी वजह से जो है आपका विजन वापस आ रहा है, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। डॉक्टर साहब, आप ज़रा आंखों की जो बीमारियां होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस हवाले से बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं कि उनकी आंखें ड्राई होती हैं, इरिटेशन होती है, ड्राई आइज़ होती हैं। इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या डेली बेसिस पे क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं हम लोग, और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? जी, एक्चुअली ड्राई आइज़ जो हैं वो बेसिकली एक इस तरह की चीज़ है कि जब भी आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, स्ट्रेसफुल काम, उसमें हमारी ये ब्लैंक कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप स्क्रीन देख रहे होते हैं और बहुत ही आप स्टारिंग करते हैं, बिल्कुल ब्लैंक आप रुक देते हैं। तो जब आप सुबह उठते हैं, ग्रेटीनेस होती है, आपके आईज सख्त लगते हैं, ड्राई होते हैं, सिवियर, और पूरे रात आप स्क्रीन देखते हैं, जब आप सुबह उठते हैं वही ड्राइनेस होती है। स्पेशली यंग लोग की बात करते हैं, ओल्ड में तो नेचुरली भी डिजनरेशन हो जाती है, ग्लैंड्स डिजनरेट होते हैं। यंग लोगों की तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो स्क्रीन टाइम है। अगर स्क्रीन टाइम आपकी बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली यू हैव ए ड्राई आइज। डॉक्टर साहब, ये क्या किसी और कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेकर जा सकती है? जस्ट कि आपको इरिटेशन है, आंखें ड्राई हो रही हैं एंड दैट्स इट? देखिए, विजन, नज़र जो है, जिस तरह आपने बात की कि दिस इज़ ये एक नेमत है, और जब आप कलरफुल दुनिया बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर किसी उसके देख रहे होते हैं, तो एक फीलिंग होती है आपको। जब आप ड्राई आइज़ के साथ देखते हैं तो इसमें यह होता है कि विजन ख़राब होती है। इस तरह नहीं है कि सिर्फ ग्रेटीनेस होती है या डिस्कम्फर्ट होता है, विजन भी आपकी उसी तरह नहीं होती। जिस तरह वो कलरफुल विजन होता है आपका, वो चीज़ नहीं होती। विजन बहुत, क्योंकि हमारे लिए वेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होता है क्लियर विजन के लिए, विजन भी ख़राब होती है, एक ग्रेटीनेस नहीं है। तो ये चीज़ है कि ड्राइनेस के साथ ये चीज़ें भी होती हैं। बिनाई मुतासर क्यों होती है एट एनी एज? बच्चों के ज़रा डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, बड़ों के डिफरेंट हो सकते हैं। मुतासर होती क्यों है? जस्ट बिकॉज कि हमारी रूटीन ऐसी होती है, या इसमें हेरिडिटरी फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं?
दो चीज़ें हैं कि मुझे बहुत अफसोस भी होता है इस चीज़ पे जब हम देख रहे होते हैं। देखिए स्कूल में जब हम एडमिशन करते हैं 5 साल पे या 4 साल पे बच्ची की, तो कोई भी इसकी विजन चेक नहीं करते। हर जगह पे लोग जब अपने इदारे में किसी को लेते हैं तो फिर इसकी विजन के लाएं सर्टिफिकेट, लेकिन बच्चों की नहीं करते। अब क्या होता है, बच्चे को पता नहीं होता कि मेरे आंख में विजन किस तरह, कभी कभार टीचर पेरेंट्स को बता देते हैं कि आपके बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, तो फिर वो लेके जाते हैं। लेकिन देखिए उस वक्त 10 साल तक बच्चों की विजन बनती है। अगर 10 साल तक उसकी विजन कम रही, 10 साल के बाद उसकी ट्रीटमेंट नहीं होते, इसे कहते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। हमारे पास ज़्यादातर यंग लोग आते हैं 16 साल 17 साल इस तरह के कि डॉक्टर साहब मैंने इस तरह किया और मेरे एक आंख में विजन नहीं थी, और उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। और ये रोजाना मैं 2-3 केसेस देख, रोजाना 2-3 केसेस, रोजाना इतने ज्यादा है। इसकी क्यों है, इसकी वजह क्या है? एम्ब्लायोपिया मतलब लेजी आई, ब्रेन में विजन बन नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले से विजन कम है, 10 साल से पहले इसकी ट्रीटमेंट ना हुई, तो फिर इसको लेजी आई कहते हैं। एक चीज तो ये है। दूसरी हेरिडिटरी की आपने बात की, देखिए हमारे यहाँ कजन मैरिजेस ज्यादा हैं और इसकी जेनेटिक इम्प्लिकेशन भी ज़्यादा हैं, बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। लोग हमारे पास आते हैं और रोज़ाना मैं इससे भी ज़्यादा देखता हूँ जो लेजी आई की मैंने बात की। लेकिन जो आपने लेजी आई की अपने बात की, अगर 10 साल से पहले ये मालूम हो जाए कि इट्स लेजी आई, हाँ फिर ट्रीटमेंट है, 100% इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है। लेकिन यहाँ तो जब तक नजर आना बंद नहीं हो जाता तब तक तो मैं वही बात की ना मैंने कि डॉक्टर के पास जाने का ऐसा रुझान नहीं होता। इस मायोपिया तो बच्चे को तो पता नहीं चलता, बच्चों को पता नहीं होता। बच्चे को क्या पता कि मेरी विजन कम है। पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते ना। पेरेंट्स तो यही तो सबसे बड़ा मसला है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स पे पाबंदी लगा लें कि जो बच्चा एडमिट होता है पहले चेक करें, सर्टिफिकेट लाएं। हाँ, जैसे आप उसके पूछते हैं ना कि आपने इम्यूनाइजेशन का सर्टिफिकेट जमा कराना है, बे फॉर्म लेकर आना है, पेरेंट्स का आईडी कार्ड लेकर आना है, पेरेंट्स का इंटरव्यू तक आप ले लेते हैं लंबा, लेकिन विजन चेक नहीं करते। विजन चेक नहीं करते, बच्चे के एडमिशन लेवा के पेरेंट्स के इंटरव्यू। यस, तो आप एक डॉक्यूमेंट की भी ऐड कर लें। सर मायोपिया जो बच्चों में बहुत आजकल कॉमन है 5-6 साल, क्या वो भी ये सेम लेजी आई वाला मामला होता है, डिफरेंट है वो? देखिए मायोपिया जो है वो तो नियर साइटेड, आजकल आप देख रहे होते हैं कि सारे लोग इंडोर काम करते हैं, आउटडोर तो बच्चे भी इवन खेलते नहीं है, बस ये मोबाइल वगैरह देखते हैं। तो ये आप जो फॉर एग्जाम्पल कोरिया, चाइना, सिंगापुर, ये लोग देख ले ना, 80 to 90% बच्चे जो हैं स्कूल में ग्लासेस लगाते हैं। और जो लोग नहीं लगाते, जो बच्चे ग्लासेस नहीं यूज़ करते, वो स्पेशली कंप्लेंट करते हैं पेरेंट्स से कि ये ग्लासेस क्यों नहीं लगा। तो इस वजह से जितनी भी ये चीज़ें आती हैं, अर्बन डेवलपमेंट होती है तो इंडोर चीज़ें होती हैं, स्क्रीन होती हैं, इस वजह से मायोपिया के रेशो इतना ज़्यादा है कि 2050 तक मोर देन 50% लोग जो होंगे वो मायोपिक होंगे। अगर आपके 4 बच्चे हैं, 2 में ग्लासेस ज़रूर लगाएंगे। ट्रीटेबल होता है? हाँ ट्रीटेबल, ये स्माइल